सेकंड। तो ये रहा हमारा फॉर्मेट और ये रहा हमारा क्वेश्चन। फॉर्मेट में हमारे लिए P&L अकाउंट छोड़ो, हम लोगों को चाहिए नोट्स टू अकाउंट्स, और ये हमारा क्वेश्चन आज का इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो आप लोग सब लोग मेरे साथ में ही सॉल्व करोगे, लेकिन आज हम लोग जब सम सॉल्व करने वाले हैं तो आज का तीसरा सम है। तीसरे सम के लिए हम लोग सोचने का तरीका और थोड़ा डेवलप करेंगे। हम लोग सारे जो रिक्वायर्ड आइटम्स हैं, उन रिक्वायर्ड आइटम्स को पढ़ने की, या गिवन ट्रायल बैलेंस के जो आइटम्स हैं उनको हम लोग पढ़ते वक्त ना, उससे पहले हम लोग आज एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे, राइट। तो एडजस्टमेंट पढ़ते वक्त सबसे पहले एडजस्टमेंट पे आते हैं। एक एक करके एडजस्टमेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग वहां पे मार्किंग करोगे आपके क्वेश्चंस में, राइट, या फिर कहीं पर बुक में साइड में लिख के रखोगे कि इन दोनों के इफेक्ट क्या क्या आने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहला वाला हमारा है स्टॉक। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2018 वॉज वैल्यूड एट 90,000। हमारी जो इलस्ट्रेशन के लिए बैलेंस शीट दी हुई है, वो बैलेंस शीट कितने देर की बैलेंस शीट है? तो अगेन ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर 2018। तो एडजस्टमेंट में दिया जाने वाला ये स्टॉक हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो चलो फटाफट आप लोग बोलो, क्लोजिंग स्टॉक के लिए जो एडजस्टमेंट है उसके दो इफेक्ट क्या होंगे? चेंज इन इन्वेंटरीज में से माइनस और इन्वेंटरीज में लिखना है। वेरी गुड, वेरी गुड, आप लोगों ने एकदम सही कहा, राइट। तो ये हम लोगों ने हम लोगों को पता ही है क्लोजिंग स्टॉक की किसी तरह से रिकॉर्ड करना है। सेकंड है हमारा डेप्रिसिएट मशीनरी एट 10% एंड बिल्डिंग एट 5%। इनके लिए क्या किस तरह से इफेक्ट होंगे? कोई दूसरा आंसर देगा आप? सिंपल सिंपल एडजस्टमेंट है। less from less from asset add to amortization or depreciation cost. वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोवाइड फॉर बैड डेट्स एट 5% डेटर्स। ये एडजस्टमेंट हम लोग 11 से करते आ रहे हैं। एफ वाई जैसे से ये एडजस्टमेंट हम लोगों ने सीखी है। किसी को पता है? डेटर्स से माइनस होगा। एग्जैक्टली हम लोग नॉर्मली किस तरह से, जब हम लोग हॉरिजॉन्टल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते थे, तो हम लोग जो डेटर्स के लिए बैड डेट्स की एडजस्टमेंट होती थी, तो हम लोग उसे डेटर्स में से माइनस करते थे, और साथ ही साथ उसे दूसरा इफेक्ट जो था वो रिकॉर्ड करते थे P&L के डेबिट साइड में। आज P&L के डेबिट मतलब हमारे इनकम स्टेटमेंट में आने वाली अदर एक्सपेंसेस की जो नोट है उसके अंडर उसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर ₹25,000 टू जनरल रिजर्व। ये ट्रांसफर हमारा अप्रोप्रिएशन होता है। अप्रोप्रिएशन हम लोग P&L स्टेटमेंट, दैट इज इनकम स्टेटमेंट के नीचे रिकॉर्ड करते हैं, राइट। तो वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे कि हमारा जो बैलेंस होगा P&L का, प्रॉफिट एंड लॉस का, उस बैलेंस में से हम लोग एडिशनल जितने भी सारे हमारे आइटम्स होंगे उन सभी आइटम्स को हम लोग वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे P&L में। प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट हो या लॉस हो उसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें हमारे P&L का ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे, और उसमें से ये रिजर्व हम लोग ट्रांसफर करेंगे, राइट। और जनरल रिजर्व जो हमारे रिजर्व एंड सरप्लस में ऑलरेडी लिखा होगा उसमें हम लोग उसे ऐड कर देंगे। ये हमारे दो इफेक्ट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा मेक अ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ₹10,000। ये एडजस्टमेंट पढ़ के एक इफेक्ट तो कंफर्म है कि ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, कि हम लोग प्रोविजन कर रहे हैं फॉर टैक्सेशन पर्पस के लिए, राइट। दूसरा इफेक्ट होगा हम लोग इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद करंट ईयर का टैक्स या टैक्स प्रोविजन वहां से लेस करते हैं, वहां पे ये 10,000 का इफेक्ट हम लोगों का सेकंड इफेक्ट होगा। ये 5 एडजस्टमेंट सब लोगों को क्लियर? सर प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन का दूसरा एंट्री कहाँ पे आएगा? पहला तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए हम लोगों का जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी की नोट्स होती है उसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आती है वहाँ पर। और दूसरा इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में हम लोगों को प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद एक आइटम होता है, वहाँ पे हम लोगों ने लिखा होता है लेस करंट टैक्स या लेस डिफर्ड टैक्स, राइट। तो करंट टैक्स के अंडर हम लोग वहाँ पे टैक्स प्रोविजन वहाँ पे लिखेंगे। ओके सर। ओके, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। आज हम लोग सारे जो आइटम्स हैं उन्हें मार्क नहीं करेंगे,
हम लोग जैसे एक एक आइटम आता है उसी को हम लोग वहां पर पुटअप करते जाएंगे, ठीक है। तो पहला आइटम शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच, 3 लाख रुपीस का। हम लोगों की नोट्स टू अकाउंट्स में आने वाली पहली नोट शेयर कैपिटल, उसमें सबसे पहला जो आइटम होता है वो क्या होता है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, डैश। उसी के नीचे इशूड, पेड अप एंड सब्सक्राइब कैपिटल। इसके अंदर दिए हुए शेयर कैपिटल के सामने क्या वो इक्विटी शेयर कैपिटल है या क्या वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। तो हम लोग इसे कंसीडर करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। अमाउंट कितनी है, अमाउंट है हमारी 3 लाख रुपीज, राइट। तो यहाँ पर हम लोग पहले अमाउंट देखो, इस तरह से लिखना है, 3 लाख रुपीज जो हमारी अमाउंट है उसे हम लोगों को यहाँ पर कंसीडर क्या करना है कि इक्विटी शेयर कैपिटल और उसके नीचे ब्रैकेट में हमें लिखना है 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जो हमारी फेस वैल्यू है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. ओके, देन सेकंड आइटम जनरल रिजर्व के लिए हम लोगों ने एडजस्टमेंट में पढ़ा था कि इस पे एडजस्टमेंट है, राइट। तो 1,50,000 जनरल रिजर्व एंड सरप्लस में आने वाला आइटम, वहां पर हम लोग लिखेंगे जनरल रिजर्व, इनर कॉलम में 1,50,000 रुपीज। नेक्स्ट आइटम फर्नीचर 40,000 रुपीज का, और उसी के नीचे बिल्डिंग 80,000 रुपीज की। ये दोनों भी हमारे लिए असेट्स है। और एडजस्टमेंट में चेक करके बताओ कि हमारे पास में बिल्डिंग और फर्नीचर, इन दोनों पे कुछ एडजस्टमेंट है क्या डिप्रिसिएशन की? बिल्डिंग पे है सर। बिल्डिंग पे है, मशीनरी पे है और बिल्डिंग पे है, लेकिन हमारे पास में यहाँ पे जो फर्नीचर था वो वैसे ही खाली होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हमारे टैंजिबल असेट्स में, ये दोनों भी असेट्स हमारे लिए फिक्स असेट है और वो भी हमारी टैंजिबल असेट्स है। टैंजिबल असेट्स में आने वाला पहला आइटम फर्नीचर, नो एडजस्टमेंट, इसलिए अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम 40,000 रुपीज। सेकेंड बिल्डिंग, एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन की, इसलिए अमाउंट इनर कॉलम में 80,000 रुपीज। एडजस्टमेंट है इसलिए एक लाइन रिजर्व, राइट, डेप्रिसिएशन के लिए। नेक्स्ट वेजेस 50,000 रुपीज, और उसी के नीचे दूसरा भी आइटम है सैलरीज 20,000 रुपीज। आप लोग बताओ ये दोनों आइटम कहाँ पे, किस नोट के अंडर रिकॉर्ड होंगे? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। वेरी गुड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, वेजेस एंड नीचे सैलरीज। अमाउंट्स कितनी थी वेजेस और सैलरीज के लिए? 50,000 एंड 20,000। दोनों पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम 50,000 एंड 20,000 रुपीज। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट आइटम डेटर्स। 1,60,000 रुपीज के हमारे डेटर्स है, राइट। डेटर्स
कौन से नोट के अंडर रिकॉर्ड होता है? क्या वो बैलेंस शीट का आइटम है या फिर हमारे नोट्स टू अकाउंट्स में आने वाले इनकम स्टेटमेंट का अकाउंट है? Balance The trade sheet, receipt. trade receivable. Balance sheet, trade receivable. वेरी गुड, बैलेंस शीट ट्रेड रिसीवेबल्स। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेटर्स, और डेटर्स के लिए एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट है इसलिए अमाउंट 1,60,000 इनर कॉलम में। अमाउंट कंफर्म करो, 1,60,000 राइट है। एडजस्टमेंट के लिए एक लाइन रिजर्व। डेटर्स के बाद नेक्स्ट आइटम बिल्स रिसीवेबल 60,000 रुपीज के। अगेन ट्रेड रिसीवेबल्स के अंडर बिल्स रिसीवेबल अमाउंट आउटर कॉलम में 60,000 रुपीज। देन कैपिटल एडवांस 30,000 रुपीज। अब यहाँ पर चेक करो, एक बात है कि ये कैपिटल बोला गया है और दूसरा एडवांस भी है, राइट? लेकिन हमें चेक करना है ये हमारे लिए डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है। अगर डेबिट बैलेंस है तो ये हमारे लिए असेट है, जैसे कि यहाँ पर शेयर कैपिटल जो हमारे लिए क्रेडिट बैलेंस था तो ये हमारे लिए लायबिलिटी बन गई थी। अब यहाँ पर वही बैलेंस हमारे लिए डेबिट में लिखा हुआ है, तो ये डेबिट में आने वाला आइटम हमारे लिए कैपिटल एडवांस, दैट इज हमारे लिए आने वाले बैलेंस शीट के अंडर आने वाले आइटम्स में से यहाँ पर देखो, चेक करो, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इस हेडिंग के अंडर बैलेंस शीट का मेन फॉर्मेट है ना, उस बैलेंस शीट के मेन फॉर्मेट में हम लोग असेट साइड अगर चेक करते हैं, डेबिट बैलेंस है इसलिए असेट होगी या फिर एक्सपेंसेस होगा। एडवांस है तो वो एक्सपेंस होगा, सॉरी एडवांस है तो वो हमारे लिए असेट होगी। और असेट में आने वाला ये आइटम, इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इस हेडिंग के अंडर हम लोग उसे क्लासीफाई करेंगे, जो कि नोट नंबर 12 है। लॉन्ग टर्म एडवांसेस में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल एडवांस। कैपिटल एडवांस अमाउंट है ₹30,000 रुपीज, डायरेक्टली आउटर कॉलम। नेक्स्ट आइटम हमारे लिए है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस 10,000 रुपीज की है, राइट? ये ऑडिट फीस, और उसी के नीचे दिया हुआ है डायरेक्टर सिटिंग फीस 5,000 रुपीज। ये दोनों भी फीस हमारे लिए एक्सपेंसेस है। ये कौन से हेडिंग के अंडर क्लासीफाई होंगे, कौन से हेडिंग के अंडर हम लोग लिखेंगे, बताओ तो जरा। ये दोनों Finance एक्सपेंसेस है। फाइनेंस एक्सपेंस। ये हमारे लिए फाइनेंस एक्सपेंसेस नहीं होंगे, ये हमारे लिए होंगे अदर एक्सपेंसेस। फाइनेंस एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है कि जब भी कभी हम लोग हमारे कैपिटल रेज करते हैं, और कैपिटल रेज करने के लिए जो कोई भी एक्सपेंडिचर हम लोग वहाँ पे इनकर्ड करते हैं, वो हमारे लिए फाइनेंस एक्सपेंसेस होते हैं। मतलब अगर हम लोग कहीं बैंक से लोन लेते हैं या फिर हम लोग डिबेंचर्स इशू करते हैं, तो उन पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट, ये हमारे लिए फाइनेंस एक्सपेंसेस या फाइनेंस कॉस्ट होगी। ऑडिट फीस और डायरेक्टर्स फीस ये हमारे लिए अदर एक्सपेंसेस में क्लासिफाई होती है। ऑडिट फीस और नीचे डायरेक्टर्स फीस, दोनों के लिए अमाउंट 10,000 एंड 5,000। अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम 10,000 एंड 5,000। डन, सबने इफेक्ट दे दिया। Sir, I have a doubt. हाँ बोलो। Sir, can director's fees go to employee benefit expenses? Like, if it's only given director's fees. हाँ, हम लोग वहाँ पे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी लिख सकते हैं। नॉर्मली क्या डायरेक्टर हमारे लिए एम्प्लॉय होता है क्या? No. Okay. नहीं,
राइट। तो हम लोग उसी के लिए यहाँ पर उसे अदर एक्सपेंसेस में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेट इनवर्ड, ये फ्रेट इनवर्ड हमारा कितना है 5000 रुपीज़। अगेन फ्रेट कहाँ पर रिकॉर्ड होगा, अदर एक्सपेंसेस। कंफर्म करो ये फ्रेट यहाँ पर ही रिकॉर्ड होगा क्या? फ्रेट इनवर्ड का मतलब क्या होता है? हेलो, फ्रेट इनवर्ड का मतलब या कैरेज इनवर्ड का मतलब कैरेज क्या? इनवर्ड। हाँ, कैरेज इनवर्ड, राइट। और कैरेज इनवर्ड हम लोग नॉर्मली जब परचेसेस करते हैं, परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल हम लोग करते हैं, तब उसमें ऐड करते हैं। तो ये जो फ्रेट इनवर्ड का आइटम है ना, ये फ्रेट इनवर्ड हमारे परचेसेस की वैल्यू में ऐड होता है, राइट। तो परचेसेस के लिए हम लोगों ने एक अलग से नोट बनाई है, राइट। परचेसेस के लिए परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, यहां पर हम लोग पहले लाइन पे लिखेंगे परचेसेस, उसके नीचे हम लोग यहां पर लिखेंगे ऐड फ्रेट इनवर्ड अमाउंट इनर कॉलम में कितनी है फ्रेट इनवर्ड के लिए 5000 रुपीज। डन। नेक्स्ट पॉइंट पावर एंड फ्यूएल 10,000 रुपीज। पावर एंड फ्यूएल ये हमारे लिए अदर एक्सपेंसेस में हम लोग इसे रिकॉर्ड करेंगे। पावर एंड फ्यूएल अमाउंट है हमारे लिए 10,000 रुपीज। नेक्स्ट आइटम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, अगेन सेम ट्रीटमेंट, अदर एक्सपेंसेस 12,000 रुपीज। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 12,000 रुपीज। देन अब आया आइटम परचेसेस 2,40,000। परचेसेस के नोट में अमाउंट इनर कॉलम में 2,40,000। अभी हम लोग इसे फाइनलाइज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि सारे इफेक्ट देने के बाद, सारे आइटम्स हम लोगों ने पुटअप करने के बाद हम लोग इन्हें सबको फाइनलाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेल्स। सेल्स हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहाँ पे आता है? सबसे पहली लाइन पे इनकम स्टेटमेंट के अंडर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, उसके अंडर हम लोग लिखेंगे सेल्स 3,80,000। नेक्स्ट आइटम हमारा लूज टूल्स 40,000 रुपीज़ के। लूज टूल्स का मतलब क्या होता है कि जब हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, उसी के साथ साथ हमारे पास में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होता है, कुछ ऐसे टूल्स होता है कि जो हमारे पास में स्टॉक में लगते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे लिए कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए लगने वाले नट बोल्ट्स या फिर छोटे मोटे स्क्रू, ये हमारे लिए रॉ मटेरियल हो गया, राइट। लेकिन उसे फिट करने के लिए लगने वाले स्क्रू ड्राइवर्स या फिर कुछ स्पेयर पार्ट्स, कुछ स्पैनर्स या फिर कुछ पिंचेस होंगी, या फिर एनी अदर छोटे मोटे जो टूल्स होते हैं, ये टूल्स सारे के सारे हमारे लूज टूल्स कहलाते हैं। इन लूज टूल्स ये हमारी असेट तो होती है, लेकिन ये हम लोग की करंट असेट की तरह ट्रीट होती है। तो इसके लिए इनसे रिलेटेड जो कोई भी
फिगर्स होगी ये हम लोग हमारी इन्वेंट्रीज में रिकॉर्ड करते हैं। इन्वेंट्रीज बैलेंस शीट की असेट साइड में आने वाले करंट असेट में जो इन्वेंट्रीज आइटम आता है यहाँ पर नोट नंबर 15। तो नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 15 में हम लोग इसे रिकॉर्ड करेंगे एज अ इन्वेंट्रीज ऑफ लूज टूल्स या फिर सिर्फ लूज टूल्स। ठीक है, अमाउंट है 40,000 रुपीज आउटर कॉलम में। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है, क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, मतलब ये हमारा पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस होगा। ये पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस हम लोग कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, फटाफट बताओ। इसकी दो तरीके, एक तो रिजर्व एंड सरप्लस में रिकॉर्ड करो या फिर पीएनएल के मेन फॉर्मेट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नीचे ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट जहां आता है वहां पे उसे रिकॉर्ड करो। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कितना है, अभी हम लोगों का पीएनएल बैलेंस 20,000 रुपीज, वो हम लोग यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। डन एवरीवन। नेक्स्ट आइटम हमारा कैश एट बैंक। बताओ कहां पर रिकॉर्ड होगा ये कैश एट बैंक। Cash and cash equivalents. वेरी गुड, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एट बैंक। अमाउंट कितनी है कैश एट बैंक की, 50,000 रुपीज। 50,000. नेक्स्ट आइटम है हमारा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट 10,000 रुपीज के। मुझे बताओ फॉरफिटेड शेयर्स आप लोगों ने 11th या 12th में एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में भी सीखा था, उसी में भी सीखा था, और हम लोगों ने फॉरफिटेड शेयर्स के लिए अकाउंटिंग में भी एक अलग टॉपिक सीखा था उनके रिलेटेड जर्नल एंट्रीज के लिए। तो फॉरफिटेड शेयर्स मतलब हमारे कैपिटल जो होता है उन कैपिटल का बैलेंस ही होता है, राइट। तो ये फॉरफिटेड शेयर मतलब हमारा अनइशूड कैपिटल या इशूड कैपिटल होता है, राइट। तो वहां पे हम लोग उसे शेयर कैपिटल के अंडर उसे रिकॉर्ड करेंगे, राइट। तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट के लिए अलग से बैलेंस होता है, अलग से अकाउंट हम लोग मेंटेन करते हैं, जो हम लोग बाद में जब वही फॉरफिटेड शेयर्स जब हम लोग इशू करते हैं, अगर वो डिस्काउंट पे इशू करने होते हैं तो इसमें आने वाला जो कोई भी बैलेंस होता है वो हम लोग वहां पे यूटिलाइज करते हैं वो डिस्काउंट सेट अप करने के लिए, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में इसका इफेक्ट आएगा फॉरफिटेड शेयर अकाउंट्स। फॉरफिटेड शेयर्स अमाउंट है 10,000 रुपीज। नेक्स्ट आइटम कॉल्स इन अरियर्स। कॉल्स इन अरियर्स का मतलब क्या होता है, बताओ तो जरा। पैसा आना बाकी होता है. Outstanding. वेरी गुड, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग। हम लोगों ने जो शेयर कैपिटल पब्लिक से रेज किया है उसके लिए जो कोई भी हम लोगों ने अलॉटमेंट मनी, एप्लीकेशन मनी या कॉल मनी या फिर फाइनल कॉल मनी जो हम लोगों ने पब्लिक से डिमांड की है उसमें से किसी ने पैसे नहीं दिए हैं उन पर्टिकुलर कॉल मनी से रिलेटेड, तो उन्हें हम लोग कहते हैं कॉल्स इन अरियर्स। तो ये कॉल्स इन अरियर्स मतलब हमारे पास में पैसे जो नहीं आए हैं, तो इसे हम लोग हमारे कैपिटल के बैलेंस में से लेस करते हैं एज कॉल्स इन अरियर्स। अमाउंट है कॉल्स इन अरियर्स के लिए 20,000 रुपीज। यहां पर लिखेंगे माइनस 20,000 रुपीज।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेंट। रेंट 10,000 रुपीज का रेंट है। अदर एक्सपेंसेस रेंट अमाउंट है 10,000 रुपीज आउटर कॉलम में। उसके बाद नेक्स्ट आइटम आता है ब्रांड नेम 50,000 रुपीज। इस तरह का एक आइटम हम लोगों ने पिछले सम में भी देखा था। ये ब्रांड नेम हमारा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर होता है जो कि हमारे लिए रिकॉर्ड होगा अदर एक्सपेंसेस में। ब्रांड नेम 50,000 रुपीज। यहां तक सब लोग क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट यस सर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टॉक ऑन 1/1/2018। स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2018। ओपनिंग स्टॉक 60,000 रुपीज का। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज इनकम स्टेटमेंट की नोट। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक अमाउंट है 60,000 रुपीज। इनर कॉलम में। नेक्स्ट आइटम इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। नेक्स्ट आइटम इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स 50,000 रुपीज। ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। बॉन्ड्स में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बॉन्ड्स में की जाने वाली इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कही जाती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में आने वाली असेट साइड में आने वाली एक अलग से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट करके आइटम होता है। उसके अंडर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। अमाउंट है 50,000 रुपीज। अमाउंट आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए। नेक्स्ट आइटम मशीनरी 40,000 रुपीज। बैलेंस शीट में आने वाली असेट साइड टैंजिबल असेट्स। मशीनरी अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इस पे भी एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, और एक लाइन रिजर्व रखेंगे। नेक्स्ट आइटम हमारा है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब हमारे होते हैं ट्रेड पेबल्स। ये ट्रेड पेबल्स हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आने वाला आइटम करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल्स, उसके अंदर हम लोग लिखेंगे क्रेडिटर्स। अमाउंट है 1,80,000। नेक्स्ट आइटम हमारा है रिटर्न्स। ये रिटर्न्स 20,000 और 10,000 ये दोनों भी कॉलम में दिए हैं। डेबिट कॉलम में भी है और क्रेडिट कॉलम में भी है।
एवरीवन आवाज आ रही है? चेक करो। एवरीवन, 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 आपको आवाज आ रही है? खुशबू अग्रवाल, आपको आवाज आ रही है? हेलो। आपको आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। अरे लेकिन आपने थर्सडे की मीटिंग ज्वाइन की है मेरे ख्याल से, चेक करो। आपको फ्राइडे की मीटिंग ज्वाइन करनी है, यहाँ से एंड करो और वहाँ पे ज्वाइन करो। ओके सर। चलो एवरीवन, अभी आ रही है आवाज? एवरीवन, अभी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। यस सर। यस सर। जस्ट अ सेकंड, स्क्रीन भी दिखेगी। नाउ ऑल ऑफ यू कैन सी द स्क्रीन। कंफर्म करो, आवाज भी क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, तो हम लोगों ने कहा था हम लोग रिटर्न्स के पास, राइट? तो हम लोगों ने रिटर्न्स चेक कर रहे थे, तो रिटर्न्स में आने वाले डेबिट और क्रेडिट साइड में ये दोनों जगह पे आइटम है ये रिटर्न्स के। ये रिटर्न्स हमारे कौन से रिटर्न हो गए? तो ये हमारे एक तो परचेस रिटर्न हो गए या फिर हमारे सेल्स रिटर्न हो गए, राइट? इन्हें आइडेंटिफाई करने का तरीका यहाँ पर बोला तो नहीं गया है कि ये परचेस रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है। तो चेक करो कि हमारे जो परचेसेस होता है वो परचेसेस के बैलेंस हमारा डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस होता है? चेक करो परचेसेस के लिए। परचेसेस के लिए हमारा ये डेबिट बैलेंस है, राइट? तो जब इसके लिए रिटर्न हम लोगों को रिकॉर्ड करना है तो क्रेडिट साइड का बैलेंस जो रिटर्न का दिया होता है ये हमारे लिए कंसीडर होगा परचेस रिटर्न, ठीक है? तो ये परचेस रिटर्न के लिए हम लोग कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? तो जो परचेसेस हम लोगों ने रिकॉर्ड किए हुए हैं परचेसेस के नोट्स टू अकाउंट्स में, उसके नीचे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेस रिटर्न, राइट? लेस रिटर्न जब हम लोग करेंगे तो -10,000 इनर कॉलम में हम लोग इसे लिखेंगे। और इसी का दूसरा इफेक्ट जो रिटर्न्स के लिए दूसरा आइटम था 20,000 रुपीज का, ये डेबिट बैलेंस है, ये कहां से लेस होगा फिर? आप लोग बताओ। सेल्स। सेल्स, वेरी गुड, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपेंसेस से, राइट? इसके लिए हम लोगों ने 3,80,000 ऑलरेडी आउटर कॉलम में लिख दिए थे, तो उसे कट करने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग उसी के नीचे यहाँ पर लिखेंगे लेस रिटर्न और डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखेंगे -20,000 रुपीज। इस तरह का इफेक्ट दिया तो भी चलेगा। डन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिल्स पेएबल।
बिल्स पेबल हमारे ट्रेड पेबल्स के अंडर लिखा जाएगा। बैलेंस शीट में आने वाली करंट लायबिलिटी के अंडर ट्रेड पेबल्स जो हम लोगों ने क्रेडिटर लिखे हैं उसके नीचे बिल्स पेबल अमाउंटिंग 20,000। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैश इन हैंड। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंडर कैश एट बैंक के नीचे हम लोग यहां पर लिखेंगे कैश इन हैंड। अमाउंट है 38,000 रुपीज। ट्रायल बैलेंस में आने वाला सबसे आखिर वाला आइटम सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्रेडिट बैलेंस है, मतलब ये हमारी लायबिलिटी होगी। अगर ये लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड में आने वाले सभी आइटम्स को चेक करो। जो हमारा शेयर कैपिटल है उसी के नीचे जो रिजर्व एंड सरप्लस है, उन रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर हम लोगों को यहां पर लिखना है सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये हमारा एक तरह का रिजर्व ही होता है। अमाउंट कितनी है 30,000 रुपीज आउटर कॉलम में डायरेक्टली। जनरल रिजर्व के नीचे एक लाइन छोड़कर एडजस्टमेंट के लिए। तो ट्रायल बैलेंस के सारे आइटम सभी ने पुटअप कर दिए ठीक से। कंफर्मेशन दो, एक तो चैट बॉक्स या फिर माइक अनम्यूट करके। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए है एडजस्ट। हाँ बोलो सर सिक्योरिटी प्रीमियम समझाना रिजर्व एंड सरप्लस में कैसे आता है? जस्ट सेकंड यहाँ पर देखो। सपोज फॉर एग्जांपल कोई शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज है, राइट। और अगर कंपनी 100 शेयर्स इशू करती है, 100 शेयर्स इशू करती है, राइट। लेकिन इसके लिए जो इशू प्राइस होगी दैट इज आईपी, राइट। 100 शेयर्स इशू करती है और जो इशू प्राइस होगी आईपी, वो आईपी होगी एट द रेट ऑफ रुपीज 120 रुपीज पर शेयर। 120 रुपीज पर शेयर ये इशू प्राइस होगी। तो जो फेस वैल्यू है 100 रुपीज और जो इशूड एट प्रीमियम दैट इज 120 रुपीज है, तो ये 20 रुपीज हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिए हैं पब्लिक से। ये 20 रुपीज हमारे लिए प्रीमियम है, राइट। ये हमारे लिए रिजर्व है। ये पैसा हम लोग कैपिटल में क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि कैपिटल की फेस वैल्यू तो 100 रुपीज है, इशू प्राइस 120 है, मतलब पब्लिक ने हर एक शेयर के पीछे 120 रुपीज दिए थे, जिसमें से हम लोग 100 रुपीज तो कैपिटलाइज कर देंगे। लेकिन बचा हुआ 20 रुपीज हम लोगों के लिए क्या हो गया? सरप्लस हो गया, वो प्रॉफिट हो गया, या फिर वो रिजर्व हो गया, राइट। तो इसीलिए हम लोग उसे रिजर्व के अंडर क्लासिफाई करते हैं। अगर सपोज यही फेस वैल्यू या सॉरी इशू प्राइस अगर यहाँ पर 120 की जगह पे 90 रुपीज पर शेयर होती, तो जो बचता 10 रुपीज वो क्या बन जाता? डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट हमारे लिए क्या होता? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में हम लोग क्या लिखते हैं? फाइनेंस एक्सपेंसेस में, क्योंकि हम लोग कैपिटल रेज करते वक्त उस डिस्काउंट को हम लोगों ने चार्ज किया था। क्लियर? यस। ओके, तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट में पहली एडजस्टमेंट स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 90,000 रुपीज का। दो इफेक्ट आप लोगों ने बोले थे, सेम उसी तरह से। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज के अंडर ओपनिंग स्टॉक के नीचे लेस क्लोजिंग स्टॉक।
अमाउंट है -90,000। क्लोजिंग स्टॉक है, इसे लेस करना है इसलिए। डन, फर्स्ट इफेक्ट डन। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट के अंडर करंट असेट के नीचे इन्वेंटरीज, हम लोगों ने लूज टूल्स ऑलरेडी लिख के रखे थे, उसी के नीचे क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट डायरेक्टली आउटर में 90,000 रुपीज। चलो, आप लोगों ने दोनों इफेक्ट दे दिए। यस सर। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएट मशीनरी एट द रेट 10% एंड बिल्डिंग एट द रेट 5%। तो हमारी असेट में आने वाली टैंजिबल असेट्स, टैंजिबल असेट्स के अंदर मशीनरी के लिए डेप्रिसिएशन कितना था? डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, और यही डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के लिए है 5%। तो इनके लिए आंसर आएगा -4,000, और यहां पर भी 10% के हिसाब से -4,000। दोनों डेप्रिसिएशंस, दोनों असेट्स के लिए डेप्रिसिएशन लेस करके अमाउंट आउटर कॉलम में शिफ्ट कर दो। 80,000 - 4,000 दैट इज 76,000, एंड यहां पर 36,000। डेप्रिसिएशन का एक इफेक्ट हम लोगों ने यहां पर दे दिया। नाउ इट स्टैंड फॉर द सेकेंड इफेक्ट, इनकम स्टेटमेंट में आने वाले डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग at the rate 5% and depreciation on machinery at the rate 10%। जो दोनों की डेप्रिसिएशन की अमाउंट है, वो दोनों की डेप्रिसिएशन अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम में 4,000 एंड 4,000। चलो, डेप्रिसिएशन के दोनों इफेक्ट आप लोगों ने दे दिए, कंफर्मेशन दो। Yes, sir. यस सर। ओके, नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड फॉर बैड डेट्स एट द रेट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स हमारी इन्वेंट्रीज में है, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल्स में है। ट्रेड रिसीवेबल्स में डेटर्स हम लोगों ने लिख के रखे हैं, यहां पे हम लोगों को लिखना है लेस RDD, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने हैं? एट द रेट कितना परसेंट था डाउटफुल डेट्स के लिए? एट द रेट 5%, 5. राइट। तो इनका 5% कितना होगा 16,000 का? 8,000. वेरी गुड, 8,000 रुपीज। ये 8,000 रुपीज हमारे डेटर्स की वैल्यू में से हम लोग लेस करेंगे, आउटर में वैल्यू हमारे लिए मिलेगी 1,52,000 रुपीज। डन। आरडीडी का सेकंड यस सर। आरडीडी का सेकंड इफेक्ट हमारे लिए ये बैड डेट्स है, राइट। तो ये बैड डेट्स हम लोग कहाँ पर लिखेंगे? तो हमारे अदर एक्सपेंसेस में यहाँ पर लिखेंगे बैड डेट्स या फिर आरडीडी, अमाउंट 8,000 आउटर कॉलम में। अदर एक्सपेंसेस में क्यों लिखा? बैड डेट्स जनरली सेल्स से रिलेटेड होते हैं, राइट। तो बैड डेट्स से हमारे लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसे कंसीडर करते हैं अदर एक्सपेंसेस की तरह। क्लियर? नेक्स्ट,
तीसरी एडजस्टमेंट के भी दोनों इफेक्ट हो गए। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी ट्रांसफर ₹25,000 टू जनरल रिजर्व। अप्रोप्रिएशन है। अप्रोप्रिएशन के लिए पीएनएल का मेन फॉर्मेट, पीएनएल का जो मेन इनकम स्टेटमेंट का हम लोगों ने जो मेन फॉर्मेट बनाया हुआ है वहां पर ओपनिंग बैलेंसेस, सॉरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, उसके नीचे अप्रोप्रिएशंस। यहां पर हम लोग लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अमाउंट कितनी थी? 25,000 रुपीज। डन। एक इफेक्ट दे दिया सब लोगों ने। सेकंड इफेक्ट नोट्स टू अकाउंट्स, रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, उसमें ऐड अप्रोप्रिएशन या फिर इसे कहो ट्रांसफर। ऐड अप्रोप्रिएशन और ट्रांसफर। अमाउंट कितनी ट्रांसफर की थी? 25,000 रुपीज, जो ऐड होगी 1,50,000 प्लस 25,000, टोटल आउटर में अमाउंट आएगी 1,75,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इस एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट आप लोगों ने दे दिए। नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, मेक अ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑफ ₹10,000 रुपीज। प्रोविजन है, प्रोविजन कहां से होगी? टैक्सेशन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स जहां पर हम लोगों ने लिखा होगा उसके नीचे करंट टैक्स जो हमारे लिए है वहां पर, यहां पर हम लोग लिखेंगे करंट टैक्स के अंडर प्रोविजन। अमाउंट है 10,000 रुपीज। प्रोविजन कर रहे हैं 10,000 रुपीज होगी, लेस होगा टैक्स, राइट, माइनस 10,000 रुपीज। क्लियर है एवरीवन? ये पहला इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट में आने वाले शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, वहां पर हम लोग लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000 रुपीज। चलो एवरीवन कंफर्म करो आप लोगों ने ये सारे आइटम। सर ये प्रोविजन फॉर क्या समझा नहीं, फिर से बोलो। सर प्रोविजन फॉर टैक्स होता क्या, एक्सप्लेन करो ना। सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग कोई कंपनी रन कर रहे हैं, राइट। तो कंपनी रन करते वक्त हम लोग एस्टिमेटेड सेल्स, राइट। तो हम लोग टैक्सेस कब पे करते हैं? जो हमारा प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर होगा, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर होगा, उसके कंप्लीट जो हमारे इनकम्स होंगे उन पे हम लोग टैक्स पे करते हैं, राइट। तो उस टैक्सेशन के लिए कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग जो पीरियड कंसिडर करते हैं वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक नेक्स्ट ईयर के, राइट। लेकिन जब हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, राइट, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते वक्त हम लोग जो ईयर एंड होता है 31 मार्च, तो उसी दिन प्रिपेयर करते होंगे क्या? नहीं, हम लोग उसे कुछ दिन पहले प्रिपेयर करते हैं, राइट।
तो उसे प्रिपेयर करते वक्त हम लोग जो आने वाले टैक्सेशंस होंगे जिसके कैलकुलेशंस के लिए और हम लोग को 2-3 महीने लग सकता है, तो उस पर्टिकुलर डेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोविजन करके रखते हैं। एक एस्टिमेटेड टैक्स हम लोगों को कितना पे करना होगा, उसके लिए हम लोग हमारे प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बाहर निकाल के रखते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। क्लियर? ओके सर। यस सर। ओके, तो सारे एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट हो गए, सारे आइटम्स हो गए। आप लोगों को चेक करना है हिडन एडजस्टमेंट। हिडन एडजस्टमेंट में कहीं पर भी हमारे पास में डिबेंचर्स थे क्या, चेक करो। नो सर। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में कुछ भी नहीं था, मतलब यहाँ पर हिडन एडजस्टमेंट का सवाल ही नहीं होगा, राइट। तो अभी हम लोगों ने ये सारे आइटम्स पुटअप कर दिए हैं। अब आते हैं फाइनलाइजेशन के लिए। फाइनलाइजेशन के लिए सबसे पहली नोट कौन सी फाइनल होती है, एक के बाद एक। पहले आएंगे हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में इनकम स्टेटमेंट की नोट्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3,80,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 3,60,000, राइट। इस 3,60,000 को हम लोग कहां पर लिखेंगे, P&L के मेन फॉर्मेट में सबसे पहली लाइन पर 3,60,000। दूसरी नोट अदर इनकम। अदर इनकम कुछ भी नहीं था, जीरो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम जीरो। परचेसेस, परचेसेस के लिए ये हम लोगों ने सारे जो आइटम्स थे वो इनर कॉलम में लिखे थे। इन सभी के लिए टोटल एडलेस करके टोटल आउटर में कितनी होगी, 2,40,000 माइनस 10,000 प्लस 5,000, 2,35,000। ये 2,35,000 जो हमारी परचेसेस की टोटल आई, ये परचेसेस की टोटल P&L के मेन फॉर्मेट में परचेसेस के सामने, राइट, 2,35,000। नेक्स्ट नोट चेंजेस इन इन्वेंट्रीज। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज के लिए एडलेस करके टोटल आउटर में कितनी आएगी, माइनस 30,000। माइनस 30,000। इस टोटल को भी हम लोग शिफ्ट करेंगे P&L के मेन फॉर्मेट में चेंजेस इन इन्वेंट्री के सामने, माइनस 30,000। यहां पर स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा, राइट। नेक्स्ट नोट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के लिए टोटल 70,000। इनकम स्टेटमेंट में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के सामने 70,000। नेक्स्ट नोट फाइनेंस एक्सपेंसेस। आज के इस क्वेश्चन में कोई भी फाइनेंस एक्सपेंसेस नहीं थे, जीरो। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, बिल्डिंग और मशीनरी के दोनों असेट्स पे चार्ज किए हुए डेप्रिसिएशन की टोटल 8,000 रुपीज। P&L के मेन फॉर्मेट में डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस के सामने 8,000 रुपीज वहां पे ट्रांसफर करेंगे हम लोग। नेक्स्ट अदर एक्सपेंसेस, बहुत सारे आइटम है, चलो टोटल करो, कंफर्म करो। और टोटल है यहाँ पर 1,05,000 रुपीज। 1,05,000। यस सर। Yes, sir. 1,05,000। इसे भी हम लोग शिफ्ट करेंगे P&L के मेन फॉर्मेट में अदर एक्सपेंसेस में 1,05,000। तो इनकम स्टेटमेंट में आने वाले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से लेकर अदर एक्सपेंसेस तक सारे नोट्स हम लोगों ने फाइनलाइज कर दिए। उनकी अमाउंट टोटल हम लोगों ने P&L के मेन फॉर्मेट में यहां पर ट्रांसफर कर दी। अब हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम या टैक्स, ठीक है। तो रेवेन्यू में देखो यहां पर चेक करो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम दोनों मिला के 3,60,000 ये हमारे लिए बन गया टोटल रेवेन्यू। और एक्सपेंसेस में आने वाले
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम से लेकर अदर एक्सपेंसेस तक जितने सारे आइटम है उन सभी की टोटल एक्सपेंसेस में 3,80,000 रुपीज है। ये टोटल आप लोग कैलसी पे कंफर्म करो, आप लोग भी कैलकुलेट करो। 388 है सर। वेरी गुड, 388 Yes, है, sir. राइट। तो ये हमारे लिए टोटल एक्सपेंसेस हुए। टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। अब ये माइनस में फिगर आ रही है, डरने की कोई चिंता नहीं, आ रही है तो आने दो, ठीक है। निगेटिव में फिगर आ रही है, माइनस में फिगर आ रही है, आपके लिए अगर आपने फॉर्मेट में ड्रॉ किया होगा तो ठीक है, एक्सेप्शनल आइटम्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स तो ठीक है, अगर नहीं किया होगा तो ये टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस के लिए ये जो आइटम है यहाँ पर, इसे आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर लिखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जिन्होंने सारे आइटम लिखे हैं उन्होंने इस तरह से फॉर्मेट फॉलो करो। ठीक है, एक्सेप्शनल आइटम 0, उसके बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 0, अल्टीमेटली प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें मिलेगा 28,000। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली ये जो 2 स्टेप है ना ये हम लोग स्किप कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 28,000। एवरीवन कंफर्म, आप लोग यहां तक आ गए? सर आपका आवाज ब्लीच है सर। एवरीवन, मेरी आवाज कट हो रही है, कंफर्म करो। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी चेक करो, अभी नहीं होगी ग्लिच। हाँ सर अब बराबर है। ओके, तो जो टोटल एक्सपेंसेस हम लोगों ने टोटल रेवेन्यू में से माइनस किए, उसमें से हमें प्रॉफिट मिला, और एक्सेप्शनल आइटम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं थे, इसलिए वही हमारे लिए बन गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हम लोगों को करंट टैक्स जो हम लोगों ने लिखा था 10,000 रुपीज का, ये 10,000 रुपीज माइनस करना है। 28,000 ये भी माइनस में है, माइनस 10,000, दोनों की टोटल ये हमारे लिए बन गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो या फिर इसे प्रॉफिट या लॉस आफ्टर टैक्स कहो, ठीक है, क्योंकि ये अभी लॉस हो गया हमारे लिए, निगेटिव में है इसलिए, राइट। लेकिन हमारे पास में ओपनिंग बैलेंस भी था, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट जो पीएनएल में दिया था, सॉरी ट्रायल बैलेंस में दिया था, उसे हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया था पहले से ही। -38,000 प्लस 20,000 और अप्रोप्रिएशन जो थे वो 25,000 के थे। ये 25,000 के अप्रोप्रिएशन हमारे यहाँ से लेस हुए थे। अल्टीमेटली जो रिटेन्ड अर्निंग्स बचा वो था -43,000। इन शॉर्ट आपको क्या करना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से लेकर यहाँ तक सारे आइटम्स एडलेस करने हैं, और कंफर्म करो रिटेन्ड अर्निंग्स -43,000 ही आएगा। सर करेक्ट है। यस सर करेक्ट है। यस सर। राइट, और ये रिटेन्ड अर्निंग्स अगर नेगेटिव आता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, लॉस। क्लियर? ये जो हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट किया हम लोगों ने, उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद ये कैलकुलेशंस, फिर हमें मिला लॉस -43,000। अगर हमारे लिए ये प्रॉफिट होता तो ये प्रॉफिट हम लोग हमारे रिजर्व एंड सरप्लस की नोट के अंडर लिखते हैं, राइट, यहां पर करंट ईयर प्रॉफिट करके। अब ये हमारे लिए लॉस है। लॉस पीएनएल का डेबिट बैलेंस होता है, ये पीएनएल का डेबिट बैलेंस हम लोगों को वहां पे लिखना होता है अदर करंट असेट्स में। अदर करंट असेट्स में हम लोग कौन सी असेट्स लिखते हैं, तो जो असेट बाकी कहीं पर क्लासिफाई नहीं होती है वो, और जो पीएनएल का लॉस होता है वो हमारे लिए फिक्टिशियस असेट होती है। और फिक्टिशियस असेट मतलब हम लोगों को इसे आगे चल के राइट ऑफ करना है या एडजस्ट करना है, इसलिए पीएनएल लॉस, इसे हम लोग यहां पर लिख भी सकते हैं करंट ईयर पीएनएल लॉस।
करंट ईयर P&L लॉस अमाउंट है 43,000। अब यहां पर है ना माइनस में नहीं लिखना है, क्यों? क्योंकि हम लोग कंप्लीटली वाइस वर्सा इफेक्ट दे रहे हैं। क्लियर? क्लियर एवरीवन? सर Yes, अगर sir. प्रॉफिट होता तो किधर जाता सर था एक सर? बार समझो। ओके, अगेन फिर से, ये हमारे लिए लॉस है। अगर ये प्रॉफिट होता तो हम लोग कहां पर रिकॉर्ड करते हैं? तो उसे हमारे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर यहां पर अलग से आइटम लिखते हैं कि P&L करंट ईयर P&L प्रॉफिट, यहां पर हम लोग लिखते हैं, राइट? अब हमें करंट ईयर में लॉस हुआ है, राइट? तो लॉस के लिए हम लोग यहां पर -43,000 लिखने के बजाय हम लोग क्या कर रहे हैं? यहां पर उसे डायरेक्टली अदर करंट असेट में पॉजिटिव लिख रहे हैं फिगर्स में, राइट? अदर करंट असेट क्यों? क्योंकि जो हमारी फिक्टिशियस असेट्स होती है, चाहे वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, अंडरराइटिंग कमीशंस हो, ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो, ये सारे आइटम हम लोग यहाँ पर अदर करंट असेट में लिखते हैं, राइट? एज अ फिक्टिशियस असेट। ये फिक्टिशियस असेट क्या होती है? तो ये हमारे जो लॉसेस होता है या जो ह्यूज एक्सपेंसेस होता है, इन एक्सपेंसेस को हम लोग आने वाले सब्सिक्वेंट ईयर के जो प्रॉफिट होंगे उन प्रॉफिट में से धीरे धीरे करके एडजस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग कहीं शेयर ट्रेडिंग करते हैं और शेयर ट्रेडिंग करते वक्त हम लोगों को पहले दिन 10,000 रुपये का नुकसान हुआ और दूसरे दिन हम लोगों को 5,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो हम लोगों को अल्टीमेटली लॉस कितना हुआ? ओनली 5,000 रुपीज़ का। तो ये जो लॉस है, ये लॉस हम लोग को सेट ऑफ मिटिगेट करने के लिए आने वाले नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर के प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा हम लोग इसके अगेंस्ट में रिकॉर्ड करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं पता है? राइट ऑफ करना, गुडविल रिटर्न ऑफ करना या फिर पेटेंट्स रिटर्न ऑफ करना। इस तरह की एडजस्टमेंट आप लोगों ने 12th में की थी, अगर आपको याद हो तो। ये बात क्लियर सबको? यस सर। Yes, sir. यस ओके, सर। मतलब इन शॉर्ट यहां पर लिख रहा हूं मैं, अगर P&L के लिए, अगर P&L के लिए प्रॉफिट है, इफ प्रॉफिट, तो कहां पर जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में। और अगर लॉस है तो वो कहां पर रिकॉर्ड करेंगे हम लोग? अदर करंट असेट्स में। ये बात याद रखना। डन? आगे बढ़े? एवरीवन आगे बढ़ेंगे हम लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नोट्स टू अकाउंट्स मैनेजमेंट। हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट फाइनलाइज कर दी है। अब हमारा काम कहां पर आता है? तो हमारे बैलेंस शीट के पास। बैलेंस शीट में आने वाले सारे आइटम्स, पहली नोट, शेयर कैपिटल 3 लाख -20,000 प्लस 10,000, 2,90,000 बैलेंस शीट के मेन फॉर्मेट में। सबसे पहली लाइन इक्विटी एंड लायबिलिटीज के नीचे शेयर कैपिटल 2,90,000 यहां पर लिखना है। चलो लिखो जल्दी। उसी तरह से सेकेंड नोट, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आने वाले आइटम, जनरल रिजर्व 1,75,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 30,000, टोटल 2,05,000। ये 2,05,000 रुपीज बैलेंस शीट के मेन फॉर्मेट में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर 2,05,000 रुपीज यहां पर हम लोग लिखेंगे। डन? नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट नोट, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कुछ भी नहीं थी, इग्नोर।
अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, इग्नोर। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ये भी नहीं थी, इग्नोर। ट्रेड पेएबल्स, दो आइटम्स है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। 1,80,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 2 लाख। ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज के सामने, ट्रेड पेएबल्स में 2 लाख रुपीज। कंफर्म करो आप लोग, सब लोग। एवरीवन? Yes, sir. Okay. Then अदर करंट लायबिलिटीज। अदर करंट लायबिलिटीज के लिए कोई भी आइटम नहीं, 0। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, टैक्स के लिए है शॉर्ट टर्म प्रोविजन 10,000 रुपीज टोटल करके अमाउंट बैलेंस शीट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन के सामने 10,000 रुपीज। नेक्स्ट आइटम नोट्स टू अकाउंट्स में टैंजिबल असेट्स। टैंजिबल असेट में आने वाले आइटम, फर्नीचर 40,000, बिल्डिंग डेप्रिसिएशन लेस करके 76,000, मशीनरी डेप्रिसिएशन लेस करके 36,000। इन तीनों की टोटल 1,52,000 टोटल कंफर्म करके बैलेंस शीट के मेन फॉर्मेट में असेट के नीचे नॉन करंट असेट, उसके अंदर फिक्स असेट, उसके अंदर टैंजिबल असेट्स, यहां पर हम लोग उसे लिखेंगे 1,52,000। नेक्स्ट पॉइंट, इनटैंजिबल असेट एक भी नहीं है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड सिंगल आइटम था 50,000 रुपीज का, ये 50,000 रुपीज यहां पर हम लोग लिख देंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के सामने 50,000 रुपीज, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, उसके अंदर है कैपिटल एडवांस 30,000 रुपीज का। सेम आइटम बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के सामने 30,000 रुपीज ट्रांसफर कर देंगे। एवरीवन, सब लोग साथ में है ना ट्रांसफर करने के लिए, या फिर कोई पीछे तो नहीं रह गया? कंफर्म करो। No, sir, साथ में। ओके, नेक्स्ट आइटम डायरेक्टली हमारे पास में है इन्वेंट्रीज की नोट्स अकाउंट में। इन्वेंट्रीज की टोटल 1,30,000 रुपीज। बैलेंस शीट में हम लोग लिखेंगे इन्वेंट्रीज के अंडर 1,30,000 रुपीज। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, डेटर्स में से आरडीडी लेस करके अमाउंट आउटर में प्लस बिल्स रिसीवेबल 152 प्लस 60 2,12,000 रुपीज। ट्रेड रिसीवेबल्स 2,12,000 रुपीज। ट्रेड रिसीवेबल्स बैलेंस शीट के मेन फॉर्मेट में 2,12,000 रुपीज। नेक्स्ट आइटम, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दोनों की टोटल कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड 88,000। बैलेंस शीट के मेन फॉर्मेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 88,000। एंड नोट्स टू अकाउंट्स में आने वाली बैलेंस शीट की लास्ट नोट, अदर करंट असेट, करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस है डेबिट बैलेंस, इसलिए 43,000 यहां पर लिख के रखो। डेबिट बैलेंस और लॉस 43,000। ये 43,000 भी बैलेंस शीट के मेन फॉर्मेट में यहां पर हम लोगों ने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को करनी है। आप लोगों को इक्विटी एंड लायबिलिटीज से लेकर
शॉर्ट टर्म प्रोविजंस तक, ये चारों जो आइटम है इनके टोटल करो और कंफर्म करो कि इट इज 7,05,000 रुपीज। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एंड सेम वे बैलेंस शीट की असेट साइड, Yes. बैलेंस शीट के असेट साइड में जितनी भी सारी असेट्स है उन सभी की टोटल बी, ये भी कंफर्म करो 7,05,000 आनी चाहिए। Yes, sir. Same. Yes, sir.